Today we are going to study a very important topic, cell. Actually this is वोल्टेज सेल। मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी हम लगाते हैं, हम लोग ये बनना चाहते हैं कि हम किसी भी सर्किट में करंट कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो सर्किट में करंट कहाँ से आती है बेटा? सर्किट में करंट आती है जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसकी वजह से चार्ज फ्लो करते हैं, राइट। तो हम लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं बैटरी सेल, हमने छोटी क्लासेस में भी इनके बारे में सुना, बट अब हम इसको एग्जैक्टली ढंग से डीपली पढ़ने वाले। तो ये की पॉइंट्स रहेंगे हमारे आज लेक्चर फ्लो ये रहेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ठीक है। तो वर्किंग, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि कोई एक सेल या बैटरी क्या होती है। ओके, तो पूरा ध्यान से बढ़िया तरीके से समझिए। और बढ़िया वाली फिजिक्स, मतलब अपनी वाली फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं अपन? कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो अपनी फिजिक्स दबंग फिजिक्स। तो देखिए, एक कोई कंटेनर होता है, सपोज ये कंटेनर है, उसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स, जिसको आप कैथोड एनोड बोलते हैं, दो इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है जो आयनाइज होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो देखिए, एक कॉपर की रॉड डाली हुई है, एक जिंक की रॉड उसके अंदर इमर्ज कर रखी है, मतलब डूबी हुई है उसके अंदर। और आपने देखा होगा ये लिटरली ऐसे बन जाता है बैटरी, और ऊपर ऐसे दो टर्मिनल दिखाई देते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? ऊपर जो ये इन रॉड के छोटे छोटे हिस्से निकले हुए हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल्स। उनसे हम क्या करते हैं? तो आंसर है, उनसे हम ये करते हैं कि अपना एक सर्किट में बीच में कोई भी करंट, जैसे मैं सपोज करूँ यहाँ से एक वायर लेके ऐसे बीच में मैं कोई भी चीज जोड़ता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बल्ब जोड़ देता हूँ, ये बल्ब हो गया और ये ऐसे ये जुड़ गया, हमारा एक सर्किट बन जाता है। तो करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? इसके अंदर से करंट फ्लो होगा और ये बल्ब जल जाएगा। बेसिकली कोई भी लोड, इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ R, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल लोड बोलते हैं उसको, है ना। तो कोई भी लोड अगर वहां अपन जोड़ते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। अब वर्किंग पे आते हैं फटाफट से। हम लोगों के सिलेबस में मैं नहीं जानना चाहता कि कितना गहराई में है, क्योंकि अपने राजस्थान बोर्ड में तो बहुत कम दिया हुआ है। अपन एग्जैक्टली पूरा इसको डीप से पढ़ेंगे बिकॉज वी नीड कंसेप्ट। तो देखिए फटाफट हम, तो देखिए यहाँ पर अपन देख रहे हैं H2SO4 के सॉल्यूशन में एक दो रॉड डली हुई है। अब आपको मैं एक छोटी सी बात वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि नेचर में कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज कहाँ रहना चाहती है, तो आंसर है लीस्ट एनर्जी पे, कम से कम एनर्जी पे, बिकॉज वो उसका सबसे स्टेबल कंडीशन होता है। तो देखिए यहाँ जब H2SO4 होता है, H2SO4 ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन SO4 जो है, अगर अपन इसको अलग पढ़े, एक्चुअल में क्या है? दो हाइड्रोजन है और SO4 पे चार्ज कितना आता है? -2, दो प्लस का चार्ज है, दो माइनस का चार्ज है, और ये मिलकर H2SO4 बन रखा है। बट एक्चुअल में H2SO4 से ज्यादा स्टेबल है ZnSO4, ठीक है। ZnSO4 ज्यादा स्टेबल क्यों है? बिकॉज इसकी एनर्जी जो है वो कम है, इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है। तो ये टूटकर ये बनना चाहता है, मतलब जिंक यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब जिंक अवेलेबल होने से काम नहीं चलेगा, एक्चुअल में जिंक को क्या बनना पड़ेगा? तो आंसर है Zn2+, मतलब प्लस प्लस बनना पड़ेगा, 2 प्लस का चार्ज आएगा इस पे, तो SO4 के जो -2 चार्ज है उसके साथ ये अटैच हो जाएगा, तब क्या बनाएगा? ZnSO4। अब जिंक 2+ चाहिए हमें, मतलब जिंक पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कैसा है? नॉर्मल जिंक का रॉड है सॉरी। तो व्हाट कैन वी डू? तो आंसर है, अपन ये, हमें कुछ नहीं करना है, जैसे आप इस सॉल्यूशन में इसको डालते हैं, अब Zn को हम प्लस का चार्ज देना है, तो क्या करना होगा? इससे इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। कोई भी चीज को इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम ये चाहते हैं जिंक से दो इलेक्ट्रॉन, इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आके माइनस माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज जो है ये भागना चाहता है ताकि जिंक क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। और देखिए, जैसे ही ये हम इसको, ये सर्किट पहले नहीं बना हुआ था, तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही लगे हुए थे, जिंक पॉजिटिव नहीं बन पा रहा था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाए तो जाए कहाँ, राइट। तो अब क्या होगा? जैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, एक्सटर्नल सर्किट जोड़ दिया, अब क्या हो गया? यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत यहाँ से भाग कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्यों भाग के जाना चाहता है? फिर से
क्योंकि जिंक को क्या बनना है, पॉजिटिवली चार्ज Zn+2 बनाना है 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के, क्योंकि फिर यहाँ से H2SO4 को तोड़ेगा, हाइड्रोजन के 2 प्लस है चार्ज है, 2 हाइड्रोजन के प्लस चार्ज यहाँ पे बच जाएंगे, और SO4 जो -2 चार्ज वाला है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा Zn+2 के साथ, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फटाफट निकलेंगे और ये ऐसा फ्लो करते 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 यहाँ आएंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे इसका हाई पोटेंशियल होता है कॉपर का। और दूसरी बात, ये जो 2 हाइड्रोजन प्लस के हवा में घूम रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये सारे पॉजिटिव चार्ज इधर जो नेगेटिव चार्ज आता है उससे कॉपर जो है एक्चुअल में वो हाई पोटेंशियल पर भी है, तो इसके पास आकर वो पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाए, नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे, हाइड्रोजन उसके साथ रिएक्शन करके H2O गैस बना देगा, वाटर बना देगा। तो देखिए अब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए, नेगेटिव चार्ज आए, तो पॉजिटिव चार्ज H2 यहाँ इधर की ओर आने लग गए, और SO4 -2, SO4 देखो यहाँ पर एक H2SO4 का मॉलिक्यूल है, और H2 टूट के इससे जुड़ गया, SO4 -2 यहाँ से भागकर कहाँ चला गया, यहाँ से दौड़कर इसके पास चला गया, ZnSO4 बनता जा रहा है, तो यहाँ से जिंक मिलता जा रहा है, ZnSO4 मिलता जा रहा है। तो अब देखिए हो क्या रहा है, फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ आता जाएगा, और H2 के साथ यहाँ पे जुड़ता जाएगा, यहाँ से फिर से SO4 -2 मिलता जाएगा, यहाँ के जिंक के इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, तो धीरे धीरे जिंक टूट के SO4 के साथ मिलना चालू हो जाता है, और क्या बन जाता है, ZnSO4, राइट। हमें सर्किट में क्या चाहिए था, सिंपल सी बात, हमें सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए था, चार्ज का, चाहे तो कह सकते हैं पॉजिटिव, अब इसको उल्टा भी डिफाइन कर दो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, बट एक्चुअल में ये होता है जो मैंने बताया। तो अपन क्या देख रहे हैं, अपने सर्किट में कौन फ्लो हुआ, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो करंट किधर फ्लो हुई, तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और ऐसे चला गया, हमारा करंट किधर फ्लो होगा, तो आंसर है करंट की डायरेक्शन होगी ये वाली, मतलब यहाँ से करंट ऐसा जाएगा और इधर ऐसे चला जाएगा, राइट। तो अब हम सेल को ऐसे ही पढ़ते हैं, ये इसकी वर्किंग है। फिर से देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब नेगेटिव चार्ज को फोकस करो, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से निकला, ये ऐसा गया, यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पे जैसे आया, लेकिन SO4 जो यहाँ का -2 था वो निकल के यहाँ चला गया। तो एक तरीके से देखो, एक तरीके से नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, पूरा एक साइकिल बना रहा है, पूरा चक्कर बना रहा है, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ का SO4 -2 चार्ज वाला, क्योंकि हाइड्रोजन टूटते ही SO4 -2 चार्ज यहाँ भागा, क्योंकि जिंक के पास जाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बन चुका। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है, पूरा एक साइकिल हो रहा है, किस चीज का, चार्ज का। तो चार्ज एक साइकिल में फ्लो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और हमें ये पता है कि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो देखो करंट कैसे फ्लो होगी, इधर से यूं फ्लो होगी। अब इस डायग्राम को मैं छोटा बना देता हूँ, थोड़ा इजी बना देता हूँ। ये इसकी वर्किंग थी, ये इसका प्रिंसिपल था। तो नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक आप देखेंगे कैथोड होता है, एनोड होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिवली, और यहाँ से हम बोलते हैं कि भैया यहाँ से सर्किट में आप कोई भी लोड R जोड़ दो और इसके साथ ऐसा जोड़ के टर्मिनल के साथ करंट कैसा फ्लो होगी, तो आंसर है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल पे। हम लोग जानते हैं करंट कैसे फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव। तो यहाँ से करंट कैसी फ्लो होती जाएगी, इधर की तरफ, दिस इज द वे ऑफ करंट। अब अंदर क्या होगा, देखो ये मामला साफ नजर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। सेल के बैटरी के बाहर जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो हो रही है, तो आंसर है कॉपर से जिंक की ओर, मतलब पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, यहां से यहां की ओर, ठीक है। अब अंदर देखो, अंदर क्या हो रहा था, आप अंदर याद करो, यहां से एक्चुअली नेगेटिव चार्ज यूं आया था, तब करंट यूं जा रही थी, नेगेटिव चार्ज आते आते फिर अंदर नेगेटिव चार्ज यूं गया, तो करंट नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है। करंट कैसा फ्लो हुई, ऐसा फ्लो हुई, आई सेल के बैटरी के अंदर करंट कैसी फ्लो हुई, यहाँ जिंक से कॉपर की ओर। फिर से बाहर देखो करंट कहां से कहां फ्लो हुई थी, कॉपर से जिंक की ओर। इसके अंदर आंसर है जिंक है, ये जिंक से कॉपर की ओर। एक्चुअली करंट तो अपनी ही साइकिल में घूम रही है, बट बताने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि करंट यहाँ पर कैसे फ्लो हो रही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, अंदर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। देखो आप तो देख रहे हो, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। तो हम ये बोलते हैं कि जो बाहर करंट फ्लो होती है सेल के, उसके अपोजिट करंट अंदर फ्लो होती है।
ये आपको याद रखना है। दिस इज द वर्किंग ऑफ सेल कि कैसे करंट फ्लो होती है, कैसे एक्चुअल में सेल काम करता है। ठीक है, अब अपन आते हैं फर्स्ट नंबर पे। दिस इज एक्टिव नाउ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से क्या लग रहा है कि ये क्या है बेटा, फोर्स, बट दिस इज नॉट ए फोर्स। ये फोर्स नहीं है, बेसिकली इट्स ए पोटेंशियल, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स ए वोल्टेज। कैसे हम इसको समझते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अभी अभी हमने देखा कि किसी बैटरी में हमने बोला कि जो चार्ज है, आपने देखा बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता जाता यहाँ आया था और वापस नेगेटिव चार्ज यहाँ आया था। नेगेटिव चार्ज पूरा क्या बना रहा है, साइकिल बना रहा है। तो कोई भी चार्ज देखो, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, दिस इज अबाउट एनर्जी। पोटेंशियल को आप याद करें, आपने पोटेंशियल विभव पढ़ा है। व्हाट इज पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये तो हमने पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू एट ए पॉइंट। या दो पॉइंट्स के बीच में बात करें तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके आने में किया गया वर्क डन। और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो एग्जैक्टली यही चीज जो वर्क डन हम कर रहे हैं, किसके लिए, यूनिट चार्ज के लिए, वो पोटेंशियल होता है, वही ईएमएफ होता है बैटरी के लिए। बैटरी के लिए ईएमएफ एक्चुअली वर्ड जो यूज होता है सिर्फ और सिर्फ किसी सोर्स के लिए यूज होता है। मतलब सोर्स बोले तो जो करंट को पैदा करवाता है। बैटरी क्या है, सोर्स। सोर्स के लिए क्यों बोला जाता है, आप उसको समझिए। देखिए हम लोग बोलेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, वर्क डन टू रोटेट a unit charge by a complete cycle। देखिए, वर्क डन टू रोटेट ए यूनिट चार्ज बाय ए कंप्लीट साइकिल। यूनिट चार्ज को पूरे एक साइकिल से रोटेट करने में, जहां से चालू हुआ वहीं तक लाने में, यहां से नेगेटिव चार्ज चालू हुआ वापस यहीं तक लाने में, एक कंप्लीट साइकिल जो पूरा हुआ उसमें जो वर्क डन लगता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो अब देखिए ईएमएफ क्या हुआ, वर्क डन टू रोटेट ए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को रोटेट करने में, रोटेट करने का मतलब क्या है, चलाना, और चला के लाने में चार्ज को क्या कहते थे हम, पोटेंशियल। तो बेसिकली ईएमएफ जो है उसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नथिंग W/Q। मतलब अगर यहाँ पर एक Q चार्ज है, उसको एक कंप्लीट साइकिल से रोटेट करते हैं तो W वर्क करना पड़ता है। तो यूनिट चार्ज के लिए W/Q एंड दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ क्या है, एक पोटेंशियल ही है। अब बैटरी के अंदर पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, इतना वर्क करना है एक चक्कर घुमाने में चार्ज को, वही क्या होता है, उसका ईएमएफ होता है। किसी बैटरी पर लिखा हुआ है दिस बैटरी इज 1.5 वोल्ट, ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब इसका ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट। मतलब ये एक कूलम चार्ज को घुमा के लाएगा तो कितना वर्क करता है, 1.5 वोल्ट एग्जैक्टली। इसी तरह अगर हमें किसी बैटरी पे लिखा हुआ मिला कि 9 वोल्ट, ठीक है, उसका मतलब क्या है, वो 1 कूलम चार्ज को घुमाएगा तो कितना वर्क करेगा, तो आंसर है 9 वोल्ट। बीच में हम जो चीजें जोड़ते हैं, अपनी कोई भी लोड जोड़ते हैं, यही वर्क करते हुए चार्ज उसमें से आता है और हमें आउटपुट मिल जाता है हमारे काम का। ठीक है, करंट फ्लो हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ जो है वो फोर्स नहीं है, ये याद रखें। दिस इज एनर्जी, दिस इज वर्क डन, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू रोटेट इट। अब आती है बात कि यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ ईएमएफ। यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या होगा, तो यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या होगा, सिंपल वोल्ट। भाई जो पोटेंशियल का यूनिट है वो किसका यूनिट होगा, इसका यूनिट होगा। ठीक है, अब आती है बात दूसरी, टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ आपने समझ लिया। नाउ सेकंड थिंग इज एक्टिव टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज नाम से पता लग रहा है, देखिए बैटरी जो है वो हम जानते हैं ऐसे बंद होती है कंप्लीट, और हमें बस ऊपर क्या दिखाई देता है, हमें अंदर जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैथोड एनोड नहीं दिखते, वी कैन सी ओनली द 2 टर्मिनल्स, इनको हम टर्मिनल्स कहते हैं। ओके, मान लीजिए हमने एक सर्किट बना रखा है, एक लोड जोड़ा हमने ऐसे, और हमारा काम हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रही है राइट इस तरीके से। नाउ इफ आई वांट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस
मैंने यहाँ पर एक वोल्टमीटर, देखिए ये हमारा सपोज वोल्टमीटर है, ठीक है, एक वायर वोल्टमीटर यहाँ जोड़ दिया, दूसरा यहाँ जोड़ दिया, यहाँ पर हमने कुछ रीडिंग पढ़ी, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, वोल्टमीटर क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच बता रहा है। तो आंसर है दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता था किन्हीं दो पॉइंट्स के लिए, कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो यूनिट चार्ज को उस पॉइंट से उस दूसरे पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन के इक्वल होता है। फिर से क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन के इक्वल। तो देखिए इसका मतलब इन दो पॉइंट से बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज हमने पाया यहाँ पे 5 वोल्ट, तो हमने क्या देखा, एक पॉइंट ए से और बी तक चार्ज यूनिट चार्ज लाने में किया गया वर्क डन क्या होता है, ये बता रहा है। बट अभी ये बताओ कि क्या ये ईएमएफ बता रहा है? अभी अभी हमने सीखा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ नहीं बता रहा है बेटा। ईएमएफ क्यों नहीं बता रहा? बिकॉज ईएमएफ तो ये कहता है कि अगर यहाँ से चलकर आया है तो वापस यहीं तक लाना है। कंप्लीट साइकिल में जो वर्क होता है वो होता है ईएमएफ, राइट? देखो बता, अभी ये भी वोल्टेज रहा है, ईएमएफ भी क्या है, वोल्टेज है, बट ये अधूरी वोल्टेज बता रहा है, अधूरा पोटेंशियल बता रहा है। एक्चुअली अधूरा का मतलब है दोनों पॉइंट्स के बीच बता रहे हैं, बट अगर मैं ईएमएफ की बात करता हूँ वो किसके लिए होता है, तो आंसर है भाई कंप्लीट साइकिल के लिए होता है, पूरा घूमकर आना, पूरे चक्कर के लिए होता है। तो ये अब आपको डिफरेंस समझ में आने लगा होगा कि देखो ए और बी से, ए से बी तक वर्क जितना हुआ उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वही पोटेंशियल डिफरेंस कौन बता रहा है, ये बता रहा है, ये भी वैल्यू दिखा रहा है, बट दिस इज नॉट शोइंग ईएमएफ। तो हम कभी बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में ऐसे नापते हैं जोड़ के पोटेंशियल, तो वो ईएमएफ नहीं बता रहा उसका, वो क्या बताता है, उन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। देखो दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, यस, टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज। बट ईएमएफ क्या होगा, देखो ईएमएफ में अभी इसने सिर्फ क्या बताया, ए से बी तक लाने में किया गया वर्क डन 1 कूलम, वो इसने बताया, बट अभी बी से वापस एक भी तो जाना है, साइकिल पूरा होगा। देखो जब तक कंप्लीट साइकिल नहीं होता तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकती, ये दुनिया का नेचर का रूल याद रख लो, फ्लो कंप्लीट नहीं तो वर्क नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक सपोज मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे एलिवेटर होते हैं, जो सीढ़ियाँ पे अपन खड़े हो जाते हैं, अपने आप चढ़ती रहती हैं, तो जब एलिवेटर घूमता रहता है ऐसे पूरा चक्कर, मान लीजिए इस बेल्ट को मैं यहाँ से काट दूँ, तोड़ देता हूँ, तो ये घूमते हुए जाएगी, क्या ये बार बार घूमती रहेगी? आंसर नहीं, बिकॉज फ्लो इज नॉट कंप्लीटेड। तो फ्लो जरूरी है, रास्ते में कहीं भी फ्लो टूट जाता है तो हमारा वर्क नहीं हो सकता। सिमिलरली करंट के साथ भी यही है। तो देखिए यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि चार्ज यहाँ से यहाँ तक अगर कंप्लीट साइकिल फ्लो नहीं हो रहा है तो वो ईएमएफ नहीं बता रहा था, ये वोल्टेज बताता है। इसका मतलब अंदर यहाँ से यहाँ आने में जो वर्क करना था, मतलब यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल था वो इसने नहीं बताया। तो दैट इज अनदर थिंग एंड दैट इज बोथ आर डिफरेंट। इलेक्ट्रोमोटिव पूरा साइकिल में वर्क, टर्मिनल वोल्टेज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रही है? तो अब अगर मैं एक बात बताऊं, टर्मिनल वोल्टेज मुझे पता है और मुझे ईएमएफ बनाना है, तो हाउ कैन इट इज पॉसिबल? तो देखो टर्मिनल वोल्टेज पता है यहाँ से यहाँ तक का, अगर अंदर का वर्क भी पता लग जाए, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क करना पड़ा वही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को इसमें जोड़ दो, क्या मिल जाएगा? ईएमएफ मिल जाएगा। यस, तो वही हम अगर आगे बढ़ते हैं सीखने के लिए, ये दो चीजें आपने सीख ली। दिस इज टर्मिनल वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय V, तो हम इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये कैपिटल E से रिप्रेजेंट होगा, दिस इज कैपिटल V। अब यहाँ अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के अंदर यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो करेगा तो वर्क कितना करेगा, वो हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए ये यहाँ से चार्ज यहाँ से यहाँ तक आया, जो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करें? तो पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला होता है IR। अगर इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है तो I रहेगी पूरे सर्किट में। अब R यहाँ पर अगर इस यहाँ का रेजिस्टेंस अगर पता हो तो IR पता लग जाएगा और मुझे V पता लग जाएगा इंटरनल अंदर का। ठीक है, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, द थर्ड वन इज इंटरनल रेजिस्टेंस and this is denoted by small r.
पता है बच्चों? हाँ, इंटरनल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? छोटे आर से। देखिए अभी अभी हमने बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स फिलअप होते हैं, ठीक है, एक सेल के अंदर। यहाँ पे आपने बोला कि अंदर सर इलेक्ट्रोलाइट फिलअप है, मतलब आयंस है। ओके, अब एक बात देखो, यहाँ से जब चार्ज यहाँ फ्लो करेगा, या सपोज यहाँ से चार्ज यहाँ फ्लो करेगा, दोनों में एक बात होगी, या तो पॉजिटिव ऐसे फ्लो करेगा या नेगेटिव ऐसे फ्लो करेगा, कोई भी सोच लो। तो अगर ये चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसको रास्ते में रुकावट मिलेगी, कोलिजन्स होंगी, क्योंकि वहां पे कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसके अंदर से चार्ज जाएगा तो क्या फील होगा उसको? यस, उसको रेजिस्टेंस फील होगा। दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज स्मॉल आर। इसकी वैल्यू हम आगे जाके कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड स्मॉल आर। समझ में आ रही है बच्चों? ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो अब अंदर से कितना वर्क करना पड़ेगा? अच्छा, ये इसकी बात कर लेते हैं, किस किस पे डिपेंड करता है। ओके वेट, देखिए कंसंट्रेशन कैसी है, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है गाढ़ा है कि पतला है ना, उसमें डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। दूसरा, नॉर्मली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है। मींस लेंथ, कितनी दूर चल के जाना है, तो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक चलना है। अब ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इतनी दूर है या इतनी दूर है, ज्यादा दूर होंगे तो यस ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, पास पास होंगे तो कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। एरिया, ये कितने इलेक्ट्रॉन डूबे हुए हैं, देखो कितने भरे हुए होंगे तो चार्ज को इतनी सारी जगह मिलेगी जाने में। और सपोज इतनी सी डूबे हैं, इतने से में चार्ज को जाना है तो जगह कम हो, एरिया कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने डूबे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। एंड उसके बाद ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट भरा हुआ है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाएगा, है ना, गाढ़ा नहीं रहेगा। और ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक करंट पर भी, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्रिएट करती है हीट। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो आई अगर बढ़ता है, करंट जब बढ़ता है तो हीट पैदा होती है, हीट बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर से रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो दीज आर थिंग्स दैट अफेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, हम बात कर रहे थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आर है तो एक टर्मिनल से बेटा यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क डन होगा, तो उसको अगर अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं यूनिट चार्ज के लिए, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V इक्वल टू I करंट है और रेजिस्टेंस I R। तो इंटरनल जो यहाँ से यहाँ तक का हो गया वो हो गया IR। अब मैं EMF बनाना चाहता हूँ। देखो यहाँ से A से B तक हमने नापा टर्मिनल वोल्टेज, वो कितना था? तो आंसर है V था, राइट। आगे यहाँ से यहाँ तक अंदर, देखो बाहर से बाहर गया होगा, अंदर का कितना है? तो आंसर है IR। ये दोनों पोटेंशियल मिलाकर क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, राइट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। बच्चों को बहुत डाउट होता है कि कहाँ से आगे कैसे आगे। आई हैव एक्सप्लेन इट्स वेरी डीपली, आपको आई गेस समझ में आ रहा होगा। तो ये जो चीजें हैं आप एक बार इसको ढंग से देखें, ढंग से पढ़ें। तो E इक्वल्स टू होता है V प्लस IR। इट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा बड़ा होता है। दीज आर बोथ आर सेम थिंग। ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, बट दोनों का मायने अलग है। तो एक पूरे साइकिल के लिए वर्क कैलकुलेट कर रहा है, एक टर्मिनल टू टर्मिनल कर रहा है। जब इसको पूरा बनाया तो टर्मिनल टर्मिनल और अंदर का जोड़ दिया तो पूरा बन गया। अब आती है बात कि इफ सर्किट इज ओपन। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि सिर्फ मेरे पास ऐसे बैटरी रखा हुआ है और इसमें सर्किट नहीं बना हुआ, मतलब सर्किट नहीं है, तो करंट फ्लो होगा क्या? आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने सीखा कि चार्ज फ्लो तभी होगा जब सर्किट बना हुआ है। साइकिल तभी तो पूरा होगा, सर्किट ही नहीं है तो कहाँ करंट होगा? तो करंट नहीं होगा तो दिस वैल्यू विल बी जीरो, आई करंट जीरो हो जाएगा। उस केस में E इक्वल्स टू क्या होगा? आंसर E इक्वल्स टू V। उस केस में ओपन सर्किट में E इक्वल्स टू क्या होगा? V होगा। ओके, these are three things that is very important to understand this cell. Okay, now the point comes कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? तो आंसर है सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हम प्लस माइनस ऐसे दिखाते हैं, टर्मिनल आप लोग जानते हैं, और यहाँ इसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाते हैं। दिस इज E एंड दिस इज R। E मतलब EMF, ये हमेशा EMF बताता है। 5 वोल्ट की बैटरी मींस 5 क्या है उसका? EMF। R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द डिनोशन ऑफ इसका सेल का। ओके सॉरी। अब इसके बाद बात करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। देखो डिस्चार्जिंग मतलब धीरे 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 सेल की एनर्जी खत्म हो जाना,
है ना, वो कैसे खत्म होती है, जब जिंक क्लोराइड से ZnSO4 बनता H2SO4 खत्म हो गया, ZnSO4 बन गया। अब जिंक के पास SO4 आने के लिए नहीं बचा, तो फिर क्या होगा, चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ओके, तो हम क्या करते हैं फिर हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं बैटरी को, ठीक है। बाहर से हम टर्मिनल्स पे वोल्टेज अप्लाई करके चार्ज करते हैं। तो पहले डिस्चार्जिंग को समझिए। डिस्चार्जिंग का मतलब ये बैटरी है, बैटरी में से करंट सर्किट में कैसे जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होता है। तो देखो यहाँ से हम कोई भी सर्किट जोड़ दें तो यहाँ से करंट निकला और कहाँ आया, ऐसे आया। यही तो करंट का डायरेक्शन होता है हमारा, कि पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव की ओर आ रहा है। दिस इज डिस्चार्जिंग, मतलब चार्ज खत्म होते जा रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है। ओके, इस केस में आप हम लोगों ने पढ़ा कि इसको क्या होता है, V प्लस आई आर। तो यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, E माइनस आई आर, ठीक है। ये टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन हो जाएगा। अब अगर डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, डिस्चार्जिंग की बात करो बेटा, तो डिस्चार्जिंग में क्या हो, सॉरी दैट वाज द डिस्चार्जिंग। अब बात करें चार्जिंग, ये था डिस्चार्जिंग। अब चार्जिंग की बात करते हैं, तो चार्जिंग के लिए मुझे करंट अब ऐसे फ्लो होकर जा रही थी। अब हम क्या करते हैं, बाहर से चार्जर लगाते हैं उस फोन में, बैटरी में। क्या होता है, अब करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही थी तो वो उल्टी करंट फ्लो कराएगा, ताकि वापस H2SO4 बनना स्टार्ट हो जाए, वापस H2SO4 बन जाए। फिर वापस क्या होगा, बाद में जैसे ही हटाएंगे चार्जर, ZnSO4 बनना चालू, बैटरी सप्लाई देना चालू कर देगी। तो उल्टी करंट फ्लो कराना है। ये ऐसे फ्लो हो रही थी डिस्चार्जिंग में, तो चार्जिंग के लिए करंट ऐसे फ्लो होगी। समझ में आ रही है आपको बात? ये ऐसे यहाँ से जाएगी और मतलब इससे निकलते नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएगी। और यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन बदल दो बस, V = I, माइनस आई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस आई आर। इस केस में जो पोटेंशियल का टर्मिनल वोल्टेज का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ये वाला इक्वेशन होगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये हम पढ़ रहे हैं इस बारे में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ये हो गया आपका चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला छोटा सा बनाते हैं तो उसको अपन देख लेते हैं। और ये टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट है। आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट। देखिए हम लोगों ने निकाला फॉर्मूला E = V प्लस आई आर। सो आई आर कैन बी रिटन एज E माइनस V अपॉन, ओके, E माइनस V, और R कैसा निकल सकता है, E माइनस V अपॉन I। इफ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ I, सर्किट में I तो नहीं पता, बट हमें ये तो पता है कि I = क्या होता है, V अपॉन R। R क्या है, लोड रेजिस्टेंस। तो R = V, I की जगह क्या रख सकते हैं, V अपॉन R, और R क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। E EMF ऑफ सेल, V टर्मिनल वोल्टेज, R लोड रेजिस्टेंस जो बाहर जोड़ा है हमने। लोड रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल होता है, कोई भी जो उपकरण आपने जोड़ा है सर्किट में, दैट इज लोड रेजिस्टेंस। मतलब उसमें रेजिस्टेंस है, उसी को तो हम जोड़ के उसमें से ही तो करंट फ्लो करा रहे हैं, तो हम उसको लोड कहते हैं, ठीक है। ये सब आपने सीखा सेल के बारे में, ये इसकी बेसिक चीज थी। अब आगे हम इसके कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो रिमेंबर, EMF, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस, इन तीनों चीजों का ध्यान रखो। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट। पहले सबसे पहले पोटेंशियल को रिवाइज करो, व्हाट इज द मीन बाय पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट वही है कि वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, यूनिट चार्ज, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। सो वॉच इट और इसको ध्यान से सीखिए, नोट्स को पढ़िए। आगे मिलते हैं, थैंक यू।